यस गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आज जो अपना टॉपिक है वो रिवीजन सीरीज़ में जो टॉपिक है वो आज अपना टॉपिक है सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है इसके अंदर, बट आप मेरे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बिफोर गोइंग द रिवीजन अपन जो मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ कि जो भी अगर आपको बेटा सीए फाइनल का, अगर आपको कोई भी आईटीटी का सीए फाइनल की आईटीटी का अगर आपको रिवीजन बैच या फिर अगर आपको फुल फास्ट ट्रैक बैच भी चाहिए तो आप मुझे डैम कर सकते हो। बात करते हैं सैलरी की। सर सैलरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। सैलरी हमेशा ड्यू और रिसेट बेसिस विच एवर इज एलियर बेसिस पर टैक्सेबल होती है। इसका मतलब मान के चलिए मैं कहता हूँ कि सर अगर 24-25 आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, मैं कहता हूँ मार्च मंथ की जो सैलरी है वो अगले महीने ड्यू होती है, अगले महीने ड्यू होती है। इसका मतलब अप्रैल 25 में ड्यू होगी, बोलिए हाँ या ना। अगर अप्रैल 25 में ड्यू होगी तो मुझे एक बात बताइए बेटा, 24-25 में कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? सर 24-25 में सर 12 महीने की ही सैलरी टैक्सेबल होगी, बट उसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे। 11 महीने तो हम लेंगे 24-25 के और 1 महीना लेंगे बेटा हम 23-24 की सैलरी का। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि तो 23-24 का जो अप्रैल 24 था, जो 23-24 का जो मार्च 24 था, जो मार्च 24 की सैलरी अप्रैल 24 में ड्यू हुई होगी, बोलिए हाँ या ना। तो अप्रैल 24 में टैक्सेबल होगी ना बेटा वो। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर जब भी आपकी सैलरी ड्यू अगले महीने हो रही है तो ये बात ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर आपके एक तो 23-24 की लास्ट मंथ की सैलरी और 24-25 में स्टार्टिंग के 11 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल होगी। मतलब टोटल बेसिस पर 12 महीने की सैलरी होगी, लेकिन उसमें मार्च 25 की सैलरी इंक्लूड नहीं होगी। डन सर। एम्प्लॉय आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है बेटा, फुल टाइम भी हो सकती है। वहाँ पे ना आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप प्रोफेशनल बेसिस पे अगर सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आप है ना मतलब कोई एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, बस आप प्रोफेशनली सर्विस दे के आते हो और उसका आपको पेमेंट रिसीव होता है, तो वहाँ पर वो जो इनकम मिलती है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने अपनी सैलरी को क्या कर दिया, फोरगोन कर दिया। इसका मतलब कि आपने सैलरी खुद के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करवा के किसी और के अकाउंट में क्रेडिट करवा दी या फिर किसी को डोनेट करवा दी, तो वो एक तरीके से आपका एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा और आपके हाथ में ही टैक्सेबल किया जाएगा। मैं कहता हूं मान लीजिए आपने सैलरी को सरेंडर कर दिया, इसका मतलब आपने गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पूरी की पूरी सैलरी देके आ गए, तो ऐसे केस में वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा सर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वो वाला पॉइंट है कि सर अगर किसी भी पार्टनर को अगर उसकी पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई भी सैलरी, कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी कमीशन या फिर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, तो वो हमेशा पीजीबीपी के अंदर ही टैक्सेबल होगा। लेकिन कितना टैक्सेबल होगा सर? डिपेंड जितना फर्म का अलाउ हो रहा है। लेट्स सपोज मान लीजिए फर्म ने अपने पीएनएल में डेबिट कर दिया 10 करोड़ रुपए, लेकिन जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो मात्र ओनली वहाँ पे अलाउ हुआ 7 करोड़, जो अपन पीजीबीपी में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताइए, पार्टनर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? 7 करोड़ ही टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा सर। फॉर्मेट कैसा रहेगा? वो बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्यूजेट, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रॉफिट एंड ल्यू, ग्रॉस, उसमें से 3 चीज़ें माइनस होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट्स की डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। लॉस, सैलरी में कभी भी लॉस पॉसिबल ही नहीं है, नेवर एवर भाई साहब। सैलरी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। या तो सैलरी आपको मिलेगी, आप सामने से देकर नहीं आ सकते, या मिलेगी नहीं। एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि सर आपको लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको एक तो केस लिया कि जब हर अगले महीने ड्यू होती है, मैं कहता हूं कि आपको जैसे लेट सपोज मान लीजिए अप्रैल 24 से मार्च 25 आपका प्रीवियस ईयर है, मैं कहता हूं आपको अप्रैल 25 की सैलरी मार्च 25 में ही रिसीव हो गई, तो बेटा एक तरीके से वो एडवांस सैलरी है। तो वो अप्रैल 25 की जो सैलरी है वो अगर मार्च 25 में रिसीव हो गई तो वो टैक्सेबल इसी प्रीवियस ईयर 24-25 में हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। लेकिन होता है बेटा एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या होता है? लोन है। इसका मतलब कि लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने 25-26 की प्रीवियस ईयर 25-26 की आधी सैलरी मैंने 24-25 में ही ले ली, जो अपने लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 24-25, उसमें ही मैंने पूरी की पूरी आधी सैलरी ले ली बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरीके से ये भी तो एडवांस सैलरी, लेकिन इसमें मैंने क्या कंडीशन डाली कि भाई अब 25-26 को मुझे सैलरी मत देना, ये सैलरी, ये जो तूने मुझे एडवांस अमाउंट दिया है अभी, वो मेरी सैलरी में से तू डिडक्ट करते चलना। तो ये एक तरीके से लोन देखा जाएगा और इसको इस साल टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, इसको अपन 25-26 में ही टैक्सेबल करेंगे जैसे जैसे आपकी सैलरी ड्यू होती चलेगी। आइडिया नहीं क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। डीएनएस अलाउंस बेटा 2 टाइप का होता है, लेकिन होता हमेशा टैक्सेबल है, इन टर्म और आउट ऑफ टर्म। इन टर्म को अपन इफ भी कहते हैं। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा तो इन टर्म है या फिर इफ है। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनेगा तो वो आउट ऑफ टर्म है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो हमेशा आउट ऑफ टर्म ही माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना।
कमीशन बेटा ऑलवेज टैक्सेबल होगा, वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। बोनस भी ऑलवेज टैक्सेबल होगा, लेकिन वो उसी साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में आपको बोनस को क्या मिलेगा, रिसिप्ट होगी, बोनस आपको मिलेगा। बोनस जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस साल नहीं, बोनस जिस साल आपको रिसिप्ट होगा उस साल ही वो टैक्सेबल होगा। वॉलंटरी पेमेंट बेटा, वॉलंटरी पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन वॉलंटरी पेमेंट अगर आपने अपने किसी डिसीज एम्प्लॉय की वाइफ को दिया है तो एग्जेम्प्ट है, या फिर एक्स ग्रेचुइटी अगर कोई भी पेमेंट अगर गवर्नमेंट करती है अपने एम्प्लॉय को उसकी डेथ पर या फिर उसकी इंजरी पर, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है बेटा। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेंशन है, ग्रेचुइटी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है और लीव एनकैशमेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब कंपनी आपको खुद नहीं निकाल रही, आप खुद कंपनी से निकाल रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जितना भी अमाउंट रिसीव होता है ना वीआरएस का, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का, वो पूरा की पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कितना, जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ 5 लाख की सैलरी, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ 5 लाख रुपए और 3 महीने की सैलरी लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर से बेटा। 3 महीने की सैलरी लेंगे और नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर से और सैलरी पर मंथ और नंबर ऑफ बैलेंस मंथ ऑफ द सर्विस। मान के चलिए मैं कहता हूँ मेरे पास 28 साल थे मेरे रिटायरमेंट में, मतलब मैं 28 साल के लिए किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय बना था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। मैंने 27 साल 3 महीने काम किया और उसके बाद मैंने खुद ने छोड़ दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, 7 महीने की सैलरी कितनी बनती है तेरी, और कंप्लीटेड ईयर्स मतलब 27 साल की सैलरी को अपन यहाँ से 3 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 लाख का 5 लाख लिखेंगे और वीआरएस जितना रिसीव हुआ उतना लिखेंगे, जो भी तीनों चारों में से लोअर होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इनकम प्लस टर्नओवर कमीशन प्लस टर्नओवर कमीशन। इनकम मतलब इफ वाला जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन इग्नोर करना, मतलब मैंने कहा ना भी 27 साल मैंने अगर 9 महीने काम करा है तो मैं सिर्फ 27 साल को ही कंसिडर करूंगा, मैं 28 साल नहीं करूंगा, इसके ये बात ध्यान रखिएगा। डन है सर। पेंशन बेटा 2 टाइप से होती है, एक होती है कम्यूटेड, एक होती है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब प्रोडिकली आपको रिसीव हो रही है, प्रोडिकली आपको उसका पेमेंट मिल रहा है, जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो ऐसे केस में वो सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर वो कम्यूटेड है मतलब एक साथ में अगर आपको पूरा पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्शली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन सर कितना एग्जेम्प्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या उसको ग्रेचुइटी मिलती है या ग्रेचुइटी नहीं मिलती। अगर उसको ग्रेचुइटी मिलती है बेटा तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब सर टोटल पेंशन निकालेंगे कैसे, जितना भी आपको अभी तक इकट्ठा पैसा मिल चुका है डिवाइड कर देंगे कम्यूटेड परसेंटेज से। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात सुनिएगा बहुत ढंग से। मैं कहता हूँ कि आपको जो सैलरी अब जो पेंशन मिलने वाली है वो 5,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है, 5,000 रुपये पर मंथ की आपकी पेंशन मिलने वाली है। और मैं कहता हूँ कि आपने फैब से 1 फरवरी 2025 से आपने उसका 60% कम्यूट करवा लिया। इसका मतलब फरवरी और मार्च में बेटा आपको देखा जाएगा तो 2,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं अभी भी, फरवरी और मार्च से। तो मतलब 4,000 रुपये तो अनकम्यूटेड हो गया, तो ये तो पूरा की पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। लेकिन जो आपने कम्यूट करवा लिया, अब उस कम्यूटेड जो अमाउंट है वो मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए मिलता है, तो ये 3 लाख पूरा की पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन मिलेगी। और एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी, डिपेंड कि आप ग्रेचुइटी मिलती है या नहीं मिलती। मान लो अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो 3 लाख में डिवाइड करेंगे 60% का, तो टोटल पेंशन आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो 1/2 से, इतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बेटा, डन है, अग्री बेटा। अगर मान लीजिए आपने नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा ही विड्रॉ कर लिया तो भाई 60% एग्जाम हो जाएगा, 40% टैक्सेबल हो जाएगा। एक होता है बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का क्या है बेटा कि जितना भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है और 5 लाख रुपए और 15 डिवाइड बाय 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन अलाउ होगा। ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है जब कंपनी ने धक्के मार के आपको बाहर निकाला, और वो था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन बेटा, बोलिए हाँ या ना। और यह है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसमें क्या मिलेगा, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ और 5 लाख, देखो दोनों में कॉमन है अमाउंट रिसीव और 5 लाख। लेकिन वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है 3 महीने की सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स है इंटू 15 डिवाइड बाई 26 है इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है, बस फर्क इतना सा है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन अलाउ होगा बेटा, लेट सपोज मान लीजिए अगर आपने 27 साल 9 महीने काम किया है तो हम ये मानेंगे 28 साल आपने काम किया है। अगर आपने 27 साल 6 महीने काम किया तो हम ये मानेंगे 27 साल काम किया है।
लेकिन अगर आपने 27 साल 7 महीने काम किया तो हम ये मानेंगे 28 साल आपने काम किया है। इसका मतलब अगर मोर देन 6 मंथ्स होगा तो ये अपर राउंडिंग ऑफ ली जाएगी, अदरवाइज नहीं ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे सैलरी का मतलब सेम है, बेसिक प्लस डी एन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन। लीव एनकैशमेंट सैलरी की बात करते हैं तो बेटा लीव एनकैशमेंट सैलरी का मतलब होता है कि अगर आपने लीव के बदले में जो आपको सैलरी मिलती है ना, उसे हम लीव एनकैशमेंट सैलरी कहते हैं। अगर वो आपको ड्यूरिंग दी सर्विस मिली है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर वो मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि वो अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब आप रिटायर्ड हो रहे हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ 25 लाख रुपए, क्या बोला, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ और 25 लाख रुपए और 10 महीने की सैलरी, और क्या बोला 10 महीने की सैलरी और लीव क्रेडिट अपॉन 30 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। मैं क्या बोला, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ 25 लाख रुपए, 10 महीने की सैलरी, लीव क्रेडिट अपॉन 30 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ पे 10 महीने की सैलरी अपन कैसे लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेंगे। लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ अगर आपको 15/9/2024 को रिटायर्ड हो गए आप, तो मैं कहूँगा 15/9/2024 से 15/8/2024, 15/8/2024 से 15/7/2024, मतलब मैं ऐसे सैलरी काउंट करूँगा। बोलिए बेटा हाँ या ना, मैं ऐसे पिछले 10 महीने काउंट करूँगा, ये बात ध्यान रखना। बोलिए हाँ या ना बेटा। मतलब मैं कह सकता हूँ 15/9/2024 से 15 दिन तो आप लोगे सितंबर के, 15 दिन आप कब के लोगे, सितंबर के 15 दिन लोगे, और फिर आप लोगे अगस्त के, फिर आप लोगे पूरे अगस्त के पूरा महीना लोगे, जुलाई का पूरा महीना लोगे, जून का पूरा महीना लोगे, और मई का पूरा महीना लोगे, अप्रैल का पूरा महीना लोगे। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। ध्यान रखना यहाँ पे सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डी एन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे भी फ्रैक्शन इग्नोर होगा बेटा, फ्रैक्शन यहाँ भी इग्नोर होगा। इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अगर 27 साल 8 महीने भी काम किया होगा तो भी मैं मानूंगा 27 साल ही काम किया है। मतलब फ्रैक्शन कहाँ अलाउ हुआ है, अभी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में अलाउ हुआ है। कहाँ अलाउ हुआ है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में। सर ये लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे बेटा, मैक्सिमम जितना लीव अलाउ होता है माइनस जितना लीव टेकन हुआ माइनस जितना लीव आपने एनकैश करवा लिया। लीव अलाउड माइनस लीव टेकन माइनस लीव एनकैश्ड बेटा, एनकैश बेटा। लीव कितना अलाउ होगा सर, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब हर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए मैक्सिमम 30 दिन ही अलाउ होंगे। ये बात ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। ये आईसीआई की चाल होती है, अगर आपको क्वेश्चन में लीव क्रेडिट गिवन होना बेटा, एक बार किसी पे भी विश्वास कर लेना, लेकिन आईसीआई पे विश्वास मत करना। खुद कैलकुलेट करके देखना कि क्या वो लीव क्रेडिट सही आ रही है या फिर गलत आ रही है। हो सकता है ना कि आईसीआई ने जो लीव क्रेडिट जो आपको कैलकुलेट करके दी है, वो आपको मैक्सिमम जो लीव उसने अलाउड आपको है वो 30 ईयर्स है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन उसने जो लीव क्रेडिट आपको कैलकुलेट करके दी है वो उसने हो सकता है 40 दिन के हिसाब से निकाली हो, 50 दिन के हिसाब से निकाली हो। तो प्लीज़ एक बार बेटा खुद निकाल के देखिएगा लीव क्रेडिट को। और इस टाइप के अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं आए तो आप मुझे डैम कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक रिटायर्ड हुआ बेटा 15/11/2024 को, और तो उसकी सैलरी कब से लेंगे, 15/11/2024 से पिछले 10 ऐसे टिल देन 10 मंथ तक लेंगे। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेना है। ये बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा ये ध्यान रखना। बोलिए बेटा हाँ या ना, आइडिया ने क्या। और यहाँ पे ये जो एवरेज सैलरी पर मंथ है वो कौन सी लेंगे सर, पिछले 10 महीने की सैलरी, पिछले 10 महीने की सैलरी लेंगे। पिछले 10 महीने की सैलरी को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी ऑफ लास्ट 10 मंथ की। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे ये जो 25 लाख की लिमिट है ना बेटा, वो पूरे जिंदगी भर में एक बार मिलेगी। इसका मतलब मान लीजिए मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी कितना रुपए एग्जाम करवा चुका हूं, 6 लाख रुपए। तो अब इसमें से 6 लाख माइनस करके कितना लिखेंगे, यहाँ पे 19 लाख रुपए से कंपेयर करेंगे। तो वही बोला गया है कि एग्जाम्प्टेड पोर्शन को रिड्यूस कर देंगे 25 लाख में से। ग्रेचुटी बेटा, ग्रेचुटी वही ड्यूरिंग द सर्विस या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिली है तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट तो दोनों के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो चीजें बनती है बेटा, क्या वो पोगा में कवर हो रहे हैं या नॉन पोगा में है। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहे हैं तो बेटा जितना अमाउंट रिसीव हुआ 20 लाख रुपए और 15/26 इंटू लास्ट मंथ की सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर इन सर्विस, फ्रैक्शन आपको अलाउ होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, विच एवर इज लोअर वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखो पोगा है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में 4 संडे तो छुट्टी होती है, इसलिए 15/26 करा। और लास्ट मंथ की सैलरी ली है, और यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म प्लस डीए आउट ऑफ टर्म। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे डीए दोनों होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और फ्रैक्शन यहाँ भी अलाउ होगा, मतलब फ्रैक्शन एक तो रिटेंचमेंट कंपनसेशन में अलाउ होगा और एक पोगा में अलाउ होगा। पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अलाउ होगा।
डन। अगर वो नॉन पोगा है तो अमाउंट रिसीव यूँ क्यों 20 लाख यूँ क्यों, बस यहाँ पे 15/26 की जगह 15/30 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई ईमान धर्म नहीं होता। इनटू लास्ट मंथ की सैलरी की जगह यहाँ पे आ जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। और इनटू नंबर ऑफ ईयर इन सर्विस, यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउ नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन कहाँ अलाउ हुआ? रिटेंचमेंट कंपनसेशन में और पोगा के अंदर। बेटा यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? वही बेसिक सैलरी प्लस डी एन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन, मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जब अपन वो 10 महीने से लेंगे ना बेटा, पिछले 10 महीने की, तो यहाँ पे 10 महीने कब से लेंगे? क्या फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेंगे, जैसे अपन लीव एनकैशमेंट में ले रहे थे? नहीं सर, यहाँ हम जिस महीने में आप रिटायर्ड हुए ना, उस महीने को छोड़कर उसे जस्ट पिछले 10 महीने लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन अगर हार्ड बनेगा तो यहीं पे वो आप घूम सकते हो। ध्यान रखना, ये 20 लाख की लिमिट भी आपके पास जिंदगी भर में एक बार, अगर आप ऑलरेडी पहले से कहीं एग्जाम करवा रखे हो तो वो आपका 20 लाख में से माइनस कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज मान लीजिए 6 लाख रुपए मैंने एग्जाम करवा रखा है, तो अब 20 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 14 लाख यहाँ पे अपन कंपेरिजन में लिखेंगे। आइडिया नहीं क्या बेटा? अग्री सर। अब आता है अलाउंसेस। बेटा कुछ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, जिनका मैंने कीवर्ड बना रखा है एंड मोस्ट बेटा। E for entertainment allowance, N for non-practicing allowance, D for DNS allowance, M for meal allowance, M for medical allowance, और E for बेटा एक आपका रिसर्च अलाउंस भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। E for रिसर्च अलाउंस भी होता है। डन। तो वापस बढ़ते हैं बेटा। E for entertainment allowance, N for non-practicing allowance, D for DNS allowance, M for meal, M for medical allowance, और बेटा O for overtime allowance, S for servant allowance, और T for telephone allowance। डन है क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना? डन। अरे अग्री। ये एंड मोस्ट है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? जो कुछ एग्जाम्प्ट होंगे, कुछ टैक्सेबल होगा, उसके अंदर दो केस बना रखे हैं बेटा। एक होता है ऑफिशियल अलाउंस, एक होता है, नीचे आपको टेबल देखनी पड़ेगी। ऑफिशियल अलाउंस के लिए क्या बना रखा है? ए डच। क्या बना रखा है? ए डच। ए फॉर एकेडमिक और रिसर्च। हाँ सर, रिसर्च यहाँ पे आएगा, ये बात ध्यान रखना। ए फॉर एकेडमिक और रिसर्च, डी फॉर डेली अलाउंस, यू फॉर यूनिफॉर्म, टी फॉर ट्रैवलिंग, सी फॉर कन्वेंस, एच फॉर हेल्पर अलाउंस। ये हमेशा ऑफिशियल अलाउंस होंगे। तो मतलब ये जितना अमाउंट आपको रिसीव होगा माइनस करेंगे इसमें से एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितना अमाउंट आपने स्पेंड करा है फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए उतना एग्जम्प्ट होगा। अगर आपने खुद के लिए यूज़ कर लिया तो वो पूरा उतना आपको एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए जो खर्चा करोगे उतने की एग्जम्पशन मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सर टेबल में क्या ध्यान रखना? अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो मैक्सिमम 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक मिलेगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं कहता हूँ कि आपको दोनों बच्चों के मिलाकर 1500 रुपये सालाना मिलता है। 1500 रुपये आपको सालाना मिलता है, 1500 रुपये। मुझे एक बात बताइए, 100 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों का इंटू 12 रुपये कितना होता है? 2400 होता है। क्या आप 2400 रुपये एग्जाम करवा लोगे? नहीं सर, आप मैक्सिमम 1500 रुपये ही एग्जाम करवा सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है ना, अप टू मतलब मैक्सिमम है। एक और एग्जांपल ध्यान रखना, एक बच्चे पे 70 मिलते हैं, एक बच्चे पे 150 मिलते हैं। यहाँ तो आप 100 रुपये एग्जाम करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 70 रुपये ही एग्जाम करा सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ईच चिल्ड्रन वाइज करनी पड़ेगी, ये आप लिख लीजिएगा, ईच चिल्ड्रन वाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डन है क्या बेटा? अगली। लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन तक के लिए आप एग्जाम करवा सकते हो। हॉस्टल अलाउंस है तो 300 रुपये, सेम चीज़, बस 300 रुपये। ट्रैवल एरिया अलाउंस है, एग्जाम्प्ट होगा अप टू 200 रुपये पर मंथ। इसमें कोई बच्चे वाला गेम नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एरिया है, मतलब खुद अपन माइंस के अंदर जाएंगे तो 200 रुपये पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस है, अंडरग्राउंड अलाउंस है तो बेटा वो एग्जाम्प्ट होगा अप टू 800 रुपये पर मंथ तक। कितने तक? 800 रुपये पर मंथ तक। अगर मान लीजिए मैं देता हूँ किसी एम्प्लॉय को, जो ट्रांसपोर्ट टेकिंग अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़, अगर आपने उनको अलाउंस दिया, जिन्हें हम कहते हैं आउट स्टेशन अलाउंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आउट स्टेशन अलाउंस के नाम से। तो उनको एग्जाम्पशन मिलेगी कितनी? 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 रुपये पर मंथ, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये अलाउंस तभी मिलेगी अगर वो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ हुए तो, और उसे आउट स्टेशन अलाउंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको डेली अलाउंस रिसीव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर उसको डेली अलाउंस रिसीव हो रहा है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा की पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर कम्यूटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब लूले, लंगड़े, बहरे, काने, अंधों को दे रहे हो तो मैक्सिमम 3200 रुपये पर मंथ आपको एग्जाम्प्ट होगा। अगर आप हाउस एंड अलाउंस दे रहे हो तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? जितना आपको एचआरए रिसीव हुआ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 40 या 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डी एन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन। अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो आपको बैलेंस पीरियड के लिए बैलेंस पीरियड के लिए आपको अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आपने एक्चुअल में रेंट पे किया, ये बात ध्यान रखना। इस पर बहुत गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रही है रियल लाइफ में भी। 50% कब होगा? जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता होगा, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड बेटा,
फंड 4 टाइप के होते हैं बेटा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ। पीपीएफ तो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा आप विड्रॉ करोगे ना, तो विड्रॉ करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 चीज़ें। क्या कि जो भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने अब विड्रॉ करोगे, अब गुल्लक फोड़ोगे तो खुद का भी तो पैसा निकलेगा ही ना, तो वो तो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन जब एम्प्लॉयर का पैसा आपको विड्रॉल के समय मिलेगा तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब यूआरपीएफ में जब आप पैसा डाल रहे हो तब टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब पैसा निकालोगे ना तब टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहाँ जाएगा, सैलरी के अंदर जाएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि खुद के पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। डन है क्या, अग्री। अब मैं बात करता हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एग्जेम्प्ट है। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एग्जेम्प्ट है। डन है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो सर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि स्टैट्यूटरी है ना, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, रिक्वायरमेंट है, इसलिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो पब्लिक कंपनीज के लिए होता है, अगर उसके अंदर अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है बेटा, तो वो एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होगा। कितना, मैक्सिमम 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन, जितना ही एग्जेम्प्ट होगा, बचा हुआ पूरा की पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। देखिए बेटा, एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 12% ऑफ सैलरी तक ही एग्जेम्प्ट होगा। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो दोनों ही केसेस में क्या है, एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसकी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, जो अपन एटीसी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है खुद के पैसे का आरपीएफ या एसपीएफ में, उसको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C में। इंटरेस्ट, मुद्दा वाले बात है इंटरेस्ट। देखो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है, एसपीएफ में तो सर वो भी एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी। लेकिन आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है तो वो कितना एग्जाम्प्ट होगा, मैक्सिमम 9.5% तक ही एग्जाम्प्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है बेटा, मैंने क्या बोला, अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है तो सर क्या एग्जाम्प्ट होगा, क्या टैक्सेबल होगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, 2 चीज़ें बोलती है, एसपीएफ में भी और आरपीएफ में भी। बहुत ढंग से सुनिएगा, पहले मैं एसपीएफ की बात करता हूँ। एसपीएफ में गवर्नमेंट कहती है अगर आपके एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को तो देखो हमने एग्जाम कर रखा है, लेकिन यार अगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो यार वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। देखो पहली बात तो, क्योंकि खुद के पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सर कितना टैक्सेबल होगा, सुनना, देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर ओनली एम्प्लॉय ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एम्प्लॉय ही खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर जितना भी इंटरेस्ट होगा, 5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन पर बोला है मैंने, ना कि 5 लाख का इंटरेस्ट बोला है। मैंने बोला 5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन तक पर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन तक, 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन पर, मैंने क्या बोला, 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन पे, ना कि इंटरेस्ट बोला। 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। तो देखिए जब एम्प्लॉय दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया तो जो इंटरेस्ट होगा ऑन 2.5 लाख वो एग्जेम्प्ट होगा। और ऐसे ही आरपीएफ के अंदर भी सेम वही रूल है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आरपीएफ में बस एक लिमिट और लग जाती है, 9.5% वाली भी लग जाती है। क्या कि अगर 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट तो होगा, लेकिन कितना, 9.5% तक जितना ही एग्जेम्प्ट होगा। मान लो मैं कहता हूँ कि सिर्फ ओनली एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, उसने कंट्रीब्यूशन किया मान लीजिए 5 लाख रुपए का, लेट सपोज, और उसको इंटरेस्ट मिलता है 10% के हिसाब से 50,000 रुपये, तो क्या पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 9.5% जितना ही एग्जेम्प्ट होगा, मतलब 0.5% अभी भी टैक्सेबल होगा, और 0.5% कितना होता है, 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अरे क्लियर है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना? डन, अग्री, डन सर, डन डन डन। सर अगर आपने एसपीएफ का पैसा विड्रॉ भी करते हो ना तो भी पूरा एग्जेम्प्ट है बेटा, लेकिन अगर आरपीएफ का पैसा अगर आपने विड्रॉ करा तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 5 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो टैक्सेबल है। अगर आपने आरपीएफ का पैसा 5 साल के अंदर विड्रॉ कराना बेटा, विथिन 5 ईयर्स करा तो वो पूरा की पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने 5 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन 5 साल के अंदर विड्रॉ करा तो टैक्सेबल है,
लेकिन कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट भी है। कब? जब बीमारी के कारण करा, मर जा गए आप इस कारण से विड्रॉ करा, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया इस कारण से करा, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ये बात ध्यान रखना, वो टैक्सेबल नहीं होगा, इवन चाहे 5 साल के अंदर ही क्यों ना विड्रॉ किया हो। डन सर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एक हिडन एडजस्टमेंट के नाम से आएगा बेटा। हिडन एडजस्टमेंट होगा मतलब साइलेंट किलर के नाम से होगा, लेकिन वो बंदा, ये वाला नहीं, सॉरी, ये तो मैं पढ़ा चुका ना आपको कि यूआरपीएफ का अगर आपने पैसा विड्रॉ करा है तो क्या क्या सीन बनता है, ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये आपका हिडन साइलेंट एडजस्टमेंट के नाम से क्वेश्चन आएगा। हिडन एडजस्टमेंट होगा और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसने ढंग से पढ़ाई करी है बेटा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ध्यान से बोला मैंने क्या बोला, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आरपीएफ प्लस सुपर एन्यूएशन फंड को मिलाकर अगर 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाए, अगर मैंने क्या बोला, आरपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्यूएशन फंड को मिलाकर अगर 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो जाए, किसका? एम्प्लॉयर का। क्वेश्चन लिखकर नहीं देगा आपको कि ये रूल लगाना है, खुद को दिमाग लगाना है कि अगर जब भी कंट्रीब्यूशन आ जाए आरपीएफ का, एसपीएफ का, और एनपीएस में, तो देखना कि क्या उसका कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है क्या पर एनम 7.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है क्या बेटा। अगर ऐसे केस में हो रहा है तो वो पूरा की पूरा अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सर मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ जिसने 1/9/2024 को ही ज्वाइन किया था, तो क्या इस लिमिट को प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे? अरे नहीं, 7.5 लाख रुपए की लिमिट फ्लैट है, फ्लैट लिमिट है। बोलिए हाँ या ना। और उस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट होगा ना, वो भी बेटा टैक्सेबल होगा। लेकिन वो निकलेगा कैसे? मैंने बोला कि जो भी आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर मतलब मैं कहता हूँ 24-25 में, आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 तो रिलेवेंट है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट बनता है ऑन टोटल कंट्रीब्यूशन इन करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो डिवाइड करेंगे एवरेज ऑफ फंड से, प्लस करेंगे क्या? जो भी आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 20-21 से, क्योंकि 20-21 में ये रूल आया था, तो 20-21 से जितना भी आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है बेटा, बोलिए बेटा हाँ या ना, बिफोर द करंट प्रीवियस ईयर मतलब 20-21 से लेकर बेटा, अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 रेलेवेंट है तो 23-24 तक का जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, प्लस उस पर जितना भी इंटरेस्ट की इनकम आपने पिछले सालों भी इस तरीके से कैलकुलेट करी होगी, तो जितना इंटरेस्ट इनकम बनती थी 20-21 से लेकर 23-24 तक की, मल्टीप्लाई बाय वही कि जो भी इंटरेस्ट बनता है टोटल कंट्रीब्यूशन करंट ईयर मतलब बोले तो सर 24-25 डिवाइड बाय एवरेज फंड। इस पर एक क्वेश्चन है बेटा आईसीए की बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 10, प्लीज़ इसको कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। परक्यूजिट्स की बात करते हैं बेटा। परक्यूजिट मतलब पेमेंट जब आपने एक्चुअल में खर्चा कराया तो उसके लिए जो पेमेंट मिलता है उसे अपन परक्यूजिट कहते हैं। पहला आता है बेटा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि बेटा अगर आपको ना आपको कहते हैं ना, मतलब आपको फ्लैट दे दिया गवर्नमेंट ने, आपको रहने के लिए फ्लैट दे दिया, तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, जिनके लिए आपको अलग से रेंट नहीं देना होता, कम गवर्नमेंट अपने आप रेंट देती है। तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट पास ऑन कर रही है ना, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन कैसे टैक्सेबल होगा सुनना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस के अकॉर्डिंग, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना बेटा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सर 1 सितंबर 2023 से चेंज आ गए थे। क्या चेंज आ गए थे? अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर। क्या बोला बेटा मैंने? 10% ऑफ सैलरी और रेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर बोला। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी बेटा। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। और जो भी ऊपर आंसर आएगा ना, उस आंसर में आप अगर आपने फर्नीचर भी साथ में दिया है, और अगर वो फर्नीचर खुद का था तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर फर्नीचर किसी और का था तो रेंटेड अमाउंट को ऐड कर दीजिएगा। और ये आपको उतने ही महीने का टैक्सेबल करना है जितने महीने वो ऑक्यूपाई करता है, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। सैलरी का मतलब यहाँ पे एवरीथिंग बेटा। लेकिन क्या क्या नहीं आएगा बेटा? एडवांस सैलरी को ऐड मत कर देना, एरियर ऑफ सैलरी को ऐड मत कर देना, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान मतलब पेंशन ग्रेचुटी इनको ऐड मत कर देना, परक्यूजिट्स को ऐड मत कर देना, ये जो आरपीएफ एसपीएफ है जो उनका इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको ऐड मत करना, और जो डीए आउट ऑफ टाइम है उसको भी ऐड मत करना। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सर क्या ऐड करना? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन दोनों, चाहे इन टर्नओवर कमीशन हो या फिक्स कमीशन हो, डीएनएस अलाउंस ऐड कर देना, अलाउंसेस ऐड कर देना, और इसके अलावा कुछ भी ऐड मत करना। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। सैलरी आपको उतने ही पीरियड की कैलकुलेट करनी पड़ेगी जितने पीरियड के लिए वो ऑक्यूपाई रहा, ये मैंने आपको बता दिया था बेटा। बोलिए हाँ या ना। अगर मान लो अगर आप उससे कुछ अमाउंट रिकवर भी करते हो तो वो अमाउंट आप माइनस कर दीजिएगा, जो भी आपका अब आंसर आ जाता है तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बेटा। ये बात ध्यान रखना बेटा। इस पर एक अमेंडमेंट था, ये जो मैं अमेंडमेंट आपको बता देता हूँ, यहाँ जो साइड में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आरएफए बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू बेटा।
रेंट फ्री अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इंडेक्सेशन दे रखा हो, CII दे रखा हो सैलरी के क्वेश्चन में, और रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, तो समझ जाना कि वो इसी पॉइंट पर आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। तो आप क्या बोलना, जो भी RFA की वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर का मतलब है यहाँ पे प्रीवियस ईयर 23 चॉइस है, फिर उसके बाद के साल। तो मतलब आपके लिए तो अब दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो 24-25 मतलब ये रूल एप्लीकेबल है। तो आपके लिए जो भी वैल्यू थी पिछले साल मल्टीप्लाई बाय CII कर देना, 24-25 को डिवाइड कर देना CII ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने सेम हाउस दिया है, सेम एम्प्लॉय को दिया है, तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए पिछले साल आपकी वैल्यू आई थी 10 लाख, और पिछले साल जो था वो 300 का इंडेक्सेशन था, इस साल वैल्यू आई 12 लाख, और इस साल इंडेक्सेशन है 320। तो हम क्या बोलेंगे, 10 लाख इंटू 320 डिवाइड बाय 300। बताना बेटा कितना आता है, 10 लाख डिवाइड बाय 300, 10 लाख डिवाइड बाय 300 इंटू 320। एक सेकेंड अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं कितना आता है। 10 लाख डिवाइड बाय 300 है ना, इंटू 320। लेट सपोज मान लीजिए आ गया बेटा 10,66,667 रुपये। तो सर हम क्या बोलेंगे, इतना ही टैक्सेबल करेंगे, ना कि 12 लाख टैक्सेबल करेंगे। ये बात ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ RFA अब की बार इस तरीके से निकाली जाएगी बेटा। बोलिए हाँ या ना। डन है क्या बेटा, अग्री, डन सर। सर अगर होटल अकोमोडेशन है तो सर मैंने क्या बोला, रेंट अमाउंट और 24% ऑफ सैलरी का 24%, और जो भी आपका होटल अकोमोडेशन का बिल है विच एवर इज लोअर वो आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर होटल अकोमोडेशन आपने उन लोगों को दिया है स्टार्टिंग के 15 दिन के लिए जिनका जो नई जगह गए उनका वहाँ पे रहने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे केस में, और ट्रांसफ़र का केस है तो सर नो टैक्सेबल होगा स्टार्टिंग के 15 दिन के लिए। लेकिन जैसे 15 दिन पूरे हो जाएंगे फिर तो भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा 15 दिन के बाद के जो भी रेंट अमाउंट होगा, और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर पर। सर अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जिसके 2 RFA हैं, 2 RFA मतलब एक मुंबई के अंदर है लेकिन बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसने वो बोलता है भाई साहब मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मैं क्या करूं, मैं उनको दिल्ली तो शिफ्ट नहीं कर सकता ना, अब मैं अकेला चला जाता हूं दिल्ली, मुझे दिल्ली में भी RFA दे देना। तो सर गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी इंसान के पास 2 RFA हैं तो 90 दिन के लिए तो हम क्या बोलेंगे, विच एवर इज लोअर को टैक्सेबल करेंगे। लेकिन जैसे 90 दिन पूरे हो गए हम दोनों RFA को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। अग्री क्या, डन सर। मूवेबल एसेट, बेटा मूवेबल एसेट के 2 चीज़ें होती है बेटा। एक होता है अगर आपके क्वेश्चन में मूवेबल एसेट को वो कहेगा कि मैंने 1/9/2024 को उसको सोल्ड कर दी और उसको मैंने यूज़ करने के लिए 1/4/2024 से दे रखी थी, तो सर इतने महीने के लिए मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के लिए तो अपन यूज़ वाला प्रोविज़न लगाएंगे और फिर उसके बाद सोल्ड वाला प्रोविज़न लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दिया है ना तो भाई साहब एग्जाम्प्ट है, क्योंकि आप घर पे भी उससे ऑफिस का काम करवाओगे। लेकिन अदर असेट दी है तो ओन्ड है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और हायर्ड है तो रेंट का अमाउंट बेटा। बोलिए बेटा हाँ या ना, डन, अग्री। मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब रिम्बर्समेंट हो रहा है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो भी हम उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ ही बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, मेडिकल अलाउंस नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना बेटा। अगर लिखा हो ना मेडिकल फैसिलिटीज़ का, मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट हो रहा है तो वो मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आएगा, ना कि वो मेडिकल अलाउंस के अंदर आएगा बेटा। अगर ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है बेटा, ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, और अगर आपका या फिर आपके रिलेटिव का इलाज हो रहा है तो वो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। बोलिए हाँ या ना, डन है क्या बेटा। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपका टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लिख के भी दिया होगा आगे। ये ध्यान रखना कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर प्रीमियम कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो पूरा की पूरा क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वो पूरा की पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी पे कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ये बात ध्यान रखना। जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जो अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, रिलेटिव का। रिलेटिव में कौन आएगा, हम दो, हमारे तो ऑलवेज रिलेटिव हैं बेटा। लेकिन हम हैं जिनके दो और हमारे भाई बहन जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे तब उनको रिलेटिव माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन बेटा। डन है बेटा, बोलिए हाँ या ना, डन। अगर ट्रीटमेंट मान लीजिए आपने आउटसाइड इंडिया करवाया है तो सर ऐसे केस में देखो ट्रीटमेंट का और स्टे के लिए जितना RBI प्रिस्क्राइब करेगा ना बेटा उतना एग्जेम्प्ट होगा, ध्यान रखना। लेकिन वो भी एक पेशेंट और एक अटेंडेंट के लिए बस,
ऐसे नहीं कि चलो सब चलते हैं, ऐसा नहीं। और ट्रैवल का खर्चा तभी एग्जेम्प्ट होगा जब आप गरीब होंगे, मतलब आपकी जीटीआई अप टू 2 लाख रुपए तक होगी, तभी ट्रैवल एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज ट्रैवल पूरा की पूरा टैक्सेबल होगा। ये आरबीआई की लिमिट सिर्फ ट्रीटमेंट और स्टे के लिए ही कवर करती है, ये बात ध्यान रखना, और वो भी पेशेंट के लिए और 1 अटेंडेंट के लिए कवर करती है बेटा। कंसेशनल लोन बेटा, कंसेशनल लोन बहुत ईजी है बेटा। मान लो अगर मैं आपको लोन दे रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपके एम्प्लॉय को लोन दे रहा है बेटा, तो अगर वो कम रेट पर दे रहा है तो वो जो डिफरेंस ऑफ रेट है वो आपका टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। रेट का कंपैरिजन कैसे लेंगे? 1 अप्रैल 2024, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 रेलेवेंट है ना, तो 24-25 में 1 अप्रैल 2024 को भारत का सबसे बड़ा बैंक जो एसबीआई बैंक है उसकी इंटरेस्ट की रेट लेंगे और आपके लोन की इंटरेस्ट की रेट लेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना बेनिफिट पास ऑन हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे लोन के अमाउंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। ध्यान रखना जो लोन का अमाउंट है वो हमेशा हम ये देखेंगे कि मंथ एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग है, मंथ एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही रिपेमेंट हो रहा हो, कैसे भी रिपेमेंट हो रहा है, आप तो ये देख लेना मंथ एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस। अगर लोन अमाउंट अप टू 20,000 है तो कोई टैक्सेबल अराइज नहीं होगा, अगर 20,000 से ज़्यादा भी है लेकिन क्यों दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, तो भी कोई परक्यूजर टैक्सेबल नहीं होगा बेटा। अब बात करते हैं बेटा लीव टेबल कंसेशन की। तो लीव टेबल कंसेशन में मैं यहाँ पे एग्जम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट करवाऊंगा बेटा। अभी तक मैं टैक्सेबल करवा रहा था, अब मैं एग्जम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करवाऊंगा। बोलिए बेटा हाँ या ना? आइडा ने क्या बेटा? बोलिए अग्री क्या? बोलिए बेटा हाँ या ना? डन सर। अगर लीव टेबल कंसेशन का मतलब एम्प्लॉयर ने बोला जा तू घूमिया, मैं दूंगा तेरे खर्चे का, मैं दूंगा तेरे घूमने फिरने का खर्चा, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अगर तू एयर से गया तो तूने मान ले 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या पूरा के पूरा अगर मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा तो वो तेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? बोलो हाँ या ना? हाँ होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ एग्जेम्पशन भी दे सकते हैं, लेकिन कितनी? जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ 10 लाख। और अगर इकोनॉमिक क्लास का फेयर देखेंगे तो ओनली 3 लाख ही होता है, तो भाई हम 3 लाख रुपए तक ही एग्जेम्प्ट करेंगे, बाकी 7 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। देखो किसने कहा था बिजनेस क्लास में जाने का, इकोनॉमिक क्लास में जाता ना रे। अगर अदर मोड के थ्रू जा रहा है, रेल सर्विस अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास एसी में भेजेंगे भाई साहब, फर्स्ट क्लास एसी का खर्चा और तेरा एक्चुअल खर्चा विच एवर इज लोअर तेरा वो एग्जाम कर देंगे, बचा हुआ टैक्सेबल कर देंगे। अदर में जा रहा है तो देखने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या वहाँ पे, अगर है तो फर्स्ट बस का डिलक्स बस का किराया देखेंगे बेटा। और मान लो अगर वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो सेम डिस्टेंस के लिए रेल अगर होती तो वहाँ का फर्स्ट क्लास का टिकट कितना होता, बट फर्स्ट क्लास का टिकट कितना होता और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर उतना एग्जाम कर देंगे। लेकिन एग्जाम्पशन सिर्फ कितने के खर्चे के लिए मिलेगी? जो तूने करे हैं खुद के लिए, खुद की लुगाई के लिए और खुद के 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। सर मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो मान लो ट्विंस हो गए और सेकंड टाइम मान लो एक सिंगल डॉटर या सिंगल चाइल्ड हो गया तो तीनों के लिए एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा। मान लो फर्स्ट टाइम अगर आपके ट्विंस हो गए, सेकंड टाइम अगर आपके सिंगल चाइल्ड हो गई बेटा, तो आपको सिर्फ ओनली इन 2 के लिए ही एग्जाम्पशन मिलेगी, इसके लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के लिए, मतलब इसके लिए एग्जाम्पन नहीं मिलेगी तीसरे बच्चे के लिए। लेकिन मान लो फर्स्ट टाइम तो सिंगल हुआ, लेकिन सेकंड टाइम मान लो ट्विंस अगर आपके पैदा हो जाते हैं तो पूरे तीनों बच्चों के लिए आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। और फेयर की एग्जाम्पशन है मेरे भाई, वहाँ पे खाने पीने की एग्जाम्पशन नहीं है। मैंने बोला किराया भाड़ा तू घूम के आ, मैं तेरी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मेरे भाई वो जो खाने पीने पे तेरे खर्चा अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो पूरा की पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन तेरे आने जाने का खर्चा एग्जेम्प्ट होएगा, वो मैंने बोला तेरे को ऊपर। समझा के रे? डन सर। किसके साथ? हम 2 हमारे 2 और हम हैं जिनके भाई बहन वो ऑलवेज डिपेंडेंट होने चाहिए, बात ध्यान रखिएगा बेटा। डन है क्या? अग्री। फिर सर एग्जाम्पशन दोनों चाइल्ड्स के लिए वो मैं आपको बता चुका सर। 4 कैलेंडर ईयर्स में सिर्फ 2 ही जर्नी अलाउ होगी, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं भाई साहब तू 1 साल में 10 बार घूमने जा रहा है, अरे बाबा सिर्फ 2 ही जर्नी तक का ही खर्चा अलाउ करेंगे एग्जाम्पशन में, बाकी 8 का पूरा की पूरा टैक्सेबल करेंगे। समझा नहीं समझा? अगर कोई अनयूज भी है तो आप उसको नेक्स्ट ब्लॉक में क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। 4 साल का एक ब्लॉक होता है बेटा, 4 साल के कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक होता है। मान के चलिए मैं कहता हूँ 2022 से 2025 अभी एक ब्लॉक चल रहा है बेटा, और कैलेंडर ईयर का चल रहा है। समझे या नहीं समझे बेटा? अब ईसॉप की बात करते हैं, ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ स्टार्टअप कंपनीज की, मैं बात करता हूँ अदर देन स्टार्टअप कंपनीज की। दोनों ही केसेस में बेटा ईसॉप टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। कब टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, लेकिन कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो सेम है। कैसे कि भाई साहब तूने जिस दिन एक्सरसाइज करा वो एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, और जिस दिन तूने एक्सरसाइज करा उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी,
ऑन अ डेट ऑफ एक्सरसाइज, ऑन अ डेट ऑफ एक्सरसाइज, जिस दिन एक्सरसाइज हुआ उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी। ऑन अ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन नहीं बेटा, जिस दिन मैंने अनाउंस करी स्कीम उस दिन नहीं, जिस दिन तूने एक्सरसाइज करा उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी और क्या एक्सरसाइज प्राइस है, दोनों का डिफरेंस तुझे कितना पास ऑन हो रहा है वो तेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल ईयर दोनों के केसेस में बेटा डिफरेंस है, स्टार्टअप कंपनीज में और अदर कंपनीज में। अदर कंपनीज में कब टैक्सेबल होगा, जिस साल में तुझे अलॉटमेंट होगा उस साल में टैक्सेबल होगा। स्टार्टअप कंपनीज में कब टैक्सेबल होगा, सुनना बेटा, तीनों इवेंट में से जो भी जल्दी हो जाएगा उसके 14 दिन के अंदर टैक्सेबल होगा। वो 3 इवेंट कौन से, या तो तूने कंपनी छोड़ दी, या तूने सोल्ड कर दिए वो शेयर जो तेरे को मिले थे वो तूने सोल्ड कर दिए, या फिर मैं कहता हूं कि उस असेसमेंट या जिस असेसमेंट ईयर में तुझे मिले थे उससे 48 महीने खत्म हो गए, मतलब 4 साल खत्म हो गए। तीनों कंडीशन में से जो भी इवेंट पहले हो जाएगा उसके 14 दिन के अंदर तुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट से, उसी रेट से जिस जो रेट उस अलॉटमेंट ईयर वाले ईयर में थी। मान के चलिए मैं कहता हूँ अलॉटमेंट तुम्हारा 24-25 में हुआ, तो 24-25 में जो टैक्स रेट थी ना उसी टैक्स रेट से तुम्हारे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ट्रेडिंग हो रही होगी तो एवरेज ले लेंगे, अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी तो भाई साहब क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे नियरेस्ट डेट की। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ठीक है सर। अगर मान लीजिए फ्यूचर में, मान लीजिए मैंने, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मान लीजिए फ्यूचर में जो शेयर मुझे मिले थे ईसॉप में वो शेयर्स मैंने आगे सोल्ड कर दिए, वो शेयर्स मैंने अगर आगे सोल्ड कर दिए तो बेटा ऐसे केस में उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, अरे भाई साहब फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। कब की, ऑन अ डेट ऑफ एक्सरसाइज की। अरे जिस दिन तुम एक्सरसाइज कर रहे थे उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे थे उस दिन कि फेयर मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। इस पे एक एग्जांपल है बेटा, मान के चलिए आपकी ग्रॉस सैलरी, एक एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हो आप, 50 लाख की सैलरी है जिसमें ईसॉप 10 लाख के इंक्लूड है, टैक्स बनता है 12.5 लाख का, TDS जिसे अपन कहते हैं। टैक्स रेट हो गई 25% के हिसाब से देखा जाए तो 25%, एक एवरेज टैक्स रेट हो गई 25%। तो TDS क्या 12.5 लाख कटेगा क्या, नहीं सर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हो तो ईसॉप के ऊपर तो टैक्स कब कटता है, जब वो 3 कंडीशन फुलफिल होती है उसके 14 दिन के अंदर, मतलब 40 लाख का ही 25% TDS कटेगा, मतलब 10 लाख रुपये TDS कटेगा। ये आपके MCQ में आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। डन। एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दिए तो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होगा। अगर चिल्ड्रन को दिए तो एग्जाम कब होगा, अगर वैल्यू 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक है, एंड एजुकेशन एम्प्लॉयर के स्कूल या फिर एम्प्लॉयर का जिसके साथ अग्रीमेंट है उस स्कूल में मिल रही है तो, और अदर को मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू 1000 रुपये पर मंथ तक होनी चाहिए, मतलब बेनिफिट जो आप पास ऑन कर रहे हो वो 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक होना चाहिए, तभी एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। डन है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना। कुछ परक्यूजिट बेटा हमेशा ही एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर एट रीजनेबल प्राइस। स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल और स्कॉलरशिप। टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, मैंने क्या बोला, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होगा है, लेकिन टेलीफोन बिल पूरा के पूरा एग्जाम्प्ट होता है, मोबाइल बिल एग्जाम्प्ट होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन कुछ टैक्सेबल होते हैं, मान लीजिए आपने लंच फैसिलिटी दी है, लंच फैसिलिटी लेकिन आपने टी टोस्ट दिए हैं तो वो तो एग्जाम्प्ट है बेटा, लेकिन आपने प्रॉपर लंच दिया है तो भाई साहब ऐसे केस में एग्जाम्प्ट होगा 50 रुपये पर मील तक, पर डे की 50 रुपये पर मील तक। मैंने क्या बोला, 50 रुपये पर मील तक एग्जाम्प्ट होगा बेटा। और हम ये मान के चलेंगे कि बेटा इन केस ऑफ मील के केस में जो एनुअल वर्किंग डे होते हैं वो 300 अज्यूम करके चलेंगे। तो सर अगर मैं 300 दिन मानता हूँ, वर्किंग डेज आपको हमेशा 300 लेके चलना है जब भी आपको अगर लंच फैसिलिटी के लिए एग्जाम्पशन कैलकुलेट करनी है तो। मैंने बोला एग्जाम्प्ट होगा अप टू 50 रुपये पर मील तक, मतलब जितना भी, मतलब मैं कह सकता हूँ जितना भी अमाउंट आपने रिकवर करा है, जितना भी अमाउंट आपने मतलब रिकवर करा माइनस 50 रुपये के हिसाब, 50 रुपये पर मील बोला ना बेटा, और एक दिन में अंदर 2 मील तो बनती है ना बेटा, तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपका मैक्सिमम एग्जाम्प्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो भी 300 दिन के लिए कंसिडर किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना बेटा। डन है क्या बेटा, अग्री, डन। अगर गिफ्ट आपको अगर कैश में मिल रहा है तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर इन काइंड या वाउचर भी इन काइंड में ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। वाउचर को इन काइंड ही माना जाएगा तो 5000 रुपये तक की वैल्यू का एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल होगा बेटा। गैस इलेक्ट्रिसिटी पूरा टैक्सेबल है, फ्री सर्वेंट पूरा की पूरा टैक्सेबल होगा। बात करते हैं अगर आपने मूवेबल असेट को ट्रांसफर कर दिया, तो अगर आपने कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ करने के लिए दिया तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर ट्रांसफर कर दिया तो सर कितना अमाउंट रिकवर हुआ माइनस उसकी WDV, बेनिफिट जितना पास ऑन क्या होगा उतना टैक्सेबल होगा। सर WDV कैसे निकालेंगे, सर WDV निकालने के लिए अपन 50% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बुक कॉस्ट पर,
और वो WDV मेथड से चार्ज करेंगे और 50% कब से चार्ज करेंगे, फॉर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए चार्ज करेंगे। कंप्लीटेड ईयर्स मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से चार्ज करेंगे टिल द डेट ऑफ सेल तक, देखेंगे कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शन होंगे उन सबको इग्नोर कर देंगे। बोलिए बेटा हाँ या ना। और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से ना लेकर अपन कब से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज से लेंगे, कि आपने वो कंप्यूटर लैपटॉप कब आपने खरीदा। लेट सपोज मान लीजिए आपने खरीदा 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2017 को आपने खरीदा बेटा, लेकिन आपने उसको अगर यूज़ पे देखा जाए तो आपने उसको यूज़ पे कब लिया, आपने उसको यूज़ पे लिया 1 जुलाई 2023 में आपने उसको यूज़ पुट टू यूज़ करा बेटा। तो 1 जुलाई 2023 से अपन कंप्लीटेड ईयर्स देखेंगे कि कितने कंप्लीटेड ईयर्स होते हैं। मान लीजिए आपने उसको बेचा 30 जून 2026 में, तो सर कितने कंप्लीटेड ईयर्स हो गए, 3 साल आपके कंप्लीटेड ईयर्स हो गए बेटा। तो 3 साल का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 50-50% के हिसाब से WDV मेथड से। लेकिन मान लीजिए मैं कहता कि अगर आपने बेचा होता 30 अगस्त 2026 को, तो भी मैं 3 साल ही लेता, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देता। अगर कार होगी तो सेम होगा, लेकिन डेप्रीशिएशन 20% के हिसाब से लगेगा। अगर अदर एसेट होगी तो ध्यान रखना बेटा, डेप्रीशिएशन की रेट चेंज होगी 10% और मेथड भी चेंज होगा, SLM लगेगा, ये ध्यान रखना। कार पर 20% WDV, कंप्यूटर लैपटॉप में 50% WDV। डन है क्या बेटा। सैलरी कैलकुलेट करते समय आगे बात करते हैं बेटा कार फैसिलिटी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। अगर बेटा कार की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हो फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पज़ के लिए, कि बस पर्सनल पर्पज़ में यूज़ लो कार को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ पर्सनल पर्पज़ में यूज़ लो बेटा। अगर ओन्ड होगी तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड होगी तो जो भी रेंट अमाउंट आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है प्लस अदर एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर ने पे करे हैं, प्लस ड्राइवर की सैलरी भी ऐड कर देना। ड्राइवर की सैलरी कितनी, जितनी भी एक्चुअल में होती है उतनी ऐड कर देना। डन है क्या बेटा, बोलिए। उतना आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अरे भाई तेरे को मैंने कार दी थी तेरे खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो कार मैंने खरीद के दी होती तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर रेंट पर लिए तो रेंट का अमाउंट, प्लस जो तेरे मेंटेनेंस का खर्चा भी मैं दे रहा हूँ वो भी ऐड करूँगा, ड्राइवर भी दे रहा हूँ तो वो भी ऐड करूँगा, तेरे हाथ में टैक्सेबल करूँगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर बोथ पर्पज़ है बेटा, बोथ पर्पज़ है मतलब पर्सनल पर्पज़ भी है और ऑफिशियल पर्पज़ भी है, देखना पड़ेगा कार किसकी है। सर कार है एम्प्लॉय की, देखो एम्प्लॉय की कार है, पर्सनल और ऑफिस पर्पज़ दोनों है, तो सर कम टैक्सेबल करेंगे। कितना टैक्सेबल करेंगे, डिपेंड करता है रिपेयर और एक्सपेंस का अमाउंट किसने पे करा। अगर एम्प्लॉय ने पे करा है तो फिर तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है ना, तो जितना पेड अमाउंट है उसमें से हम ये बोलेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो साला ऑफिस के लिए यूज़ हुआ है, कुछ साला पर्सनल के लिए यूज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, डिपेंड करता है उसके CC पर। अगर 1600 CC है तो 1800 रुपये पर मंथ, अगर 1600 CC से ज़्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ हम माइनस कर देंगे, बचा हुआ तेरे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। बोलिए बेटा हाँ या ना। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ओन्ड है, साला एम्प्लॉयर की कार है, ऑफिशियल प्लस पर्सनल दोनों के लिए तू यूज़ कर रहा है ना, तो रिपेयर का खर्चा देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉय पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो सीधा सीधा टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, 1800 रुपये पर मंथ अगर 1600 CC तक है तो, और 1600 CC से ज़्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो उसका 3 हाफ कर दो, 600 रुपये पर मंथ, और इसका 900 रुपये पर मंथ जितना टैक्सेबल होगा। साथ में सर अगर आपको बोथ पर्पज़ में ड्राइवर की सैलरी भी, अगर बोथ पर्पज़ में अगर हम आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड करा रहे हैं ना बेटा, तो ड्राइवर की सैलरी हमेशा ध्यान रखना 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से ऐड होगी। एक्चुअल में कितना ही पे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कब, जब बोथ पर्पज़ होगा तभी ऐड होगी। अगर मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड कराई है फॉर बोथ पर्पज़ के लिए, मतलब पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज़ के लिए, अगर एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड कराई है ना, तो सेकंड कार को हम ये मानेंगे कि भाई साहब वो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। पहली कार तो हम बोलेंगे बोथ पर्पज़ है, लेकिन दूसरी कार को हम पर्सनल पर्पज़ मानते हुए पर्सनल पर्पज़ वाले प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन एग्जाम में बन के आ जाती है बेटा। मान लो मैंने आपको 2 कार प्रोवाइड कराई और दोनों बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो पहली कार ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज़ मानेंगे, लेकिन दूसरी कार के लिए जब टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो पर्सनल पर्पज़ मानते हुए निकालेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 16 बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की मिलेगी, ध्यान रखना, हर किसी एम्प्लॉय को मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस याद कीजिए, पूरा की पूरा एंड मोस्ट में ई फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका टैक्सेबल होता था। बोलिए हाँ या ना। लेकिन उसकी डिडक्शन सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। और कितनी मिलेगी, 5,000 रुपये, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी, और 5,000 रुपये और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जाम डिडक्शन मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स बेटा ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है तो जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, उतना एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर एम्प्लॉय ने पे करा है तो सिर्फ उसकी डिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉयर ने पे करा है तो वो साथ में टैक्सेबल भी होगा। मतलब दोनों केसेस में डिडक्शन तो मिलना तय है,
लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो वो टैक्सेबल भी होगा और पेमेंट बेसिस पर। डन है क्या बेटा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ पे स्केल क्या होता है? कभी कभार क्वेश्चन में बेटा आपको कुछ इस तरीके से डेटा गिवन होता है, तो ये ध्यान रखना, ये ना हमेशा है ना आपको ईयरली इंक्रीमेंट होता है लेकिन मंथली सैलरी गिवन होती है। ये फिगर्स हमेशा मंथली गिवन होते हैं लेकिन इंक्रीमेंट ईयरली होता है, ये ध्यान रखना। बोलिए हाँ या ना? डन है क्या बेटा? अग्री? डन सर। समरी ऑफ सैलरी क्या होती है बेटा? सैलरी बनाकर की समरी दे दी मैंने। एंटरटेनमेंट अलाउंस में अपन ओनली बेसिक सैलरी लेते हैं डिडक्शन कैलकुलेट करते समय। पोगा में बेसिक सैलरी प्लस डी इन टर्म प्लस डी आउट ऑफ टर्म लेते हैं। ग्रेचुटी मतलब नॉन पोगा, लीव सैलरी, HRA, RPF, VRS, रिटायरमेंट कंपनसेशन, बेसिक प्लस डी इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन। लेकिन अगर पर्क्स की बात करते हैं जिसमें RFA आता है, उसके अंदर अपन ओनली बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन दोनों टाइप का, DA इन टर्म और अलाउंसेज, ये 5 चीज़ें ऐड करते हैं। एडवांस सैलरी ऐड नहीं करते, एरियर ऐड नहीं करते, रिटायरमेंट ऐड नहीं करते, PF ऐड नहीं करते, DA आउट ऑफ टर्म भी ऐड नहीं करते। बोलिए बेटा हाँ या ना? डन? अग्री। सर रिबेट की बात करते हैं अंडर सेक्शन 89, तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपको कभी भी एरियल सैलरी रिसीव्ड हो रही है, इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपनी ICAI की बुक का, लास्ट इलस्ट्रेशन है 17 या 18। अगर आपको एरियर सैलरी मतलब आपको पिछले सालों की सैलरी अब मिल रही है बेटा, तो गवर्नमेंट कहती है स्टेप 1 आप टैक्स कैलकुलेट करो करंट ईयर में बाय इंक्लूडिंग करके एरियर इन योर नेट टैक्सेबल इनकम में, और पूरा टैक्स कैलकुलेट करो सेस निकालते हुए, पूरा सेस बाकायदा सेस निकालते हुए कैलकुलेट करो। स्टेप 2 एक बार एक्सक्लूड करते हुए टैक्स निकालो, वही एकदम सेस जोड़ते हुए 4% का। डन? स्टेप 3 दोनों का डिफरेंस निकाल लो। स्टेप 4 आप टैक्स कैलकुलेट करो उस प्रीवियस ईयर के अंदर जिस प्रीवियस ईयर से वो एरियर आपका रिलेट करता था, बाय इंक्लूडिंग करते हुए एरियर्स को इन दैट ईयर की इनकम में, और वही सेट करो। एक बार एक्सक्लूड करते हुए निकालो उस प्रीवियस ईयर के अंदर ही उस एरियर को जो आपको इस साल मिला है। डन? फिर दोनों का वापस डिफरेंस देख लो, तो जो आपका स्टेप नंबर 3 के अंदर डिफरेंस आया, जो आपका स्टेप नंबर 6 के अंदर डिफरेंस आया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंसेस का भी डिफरेंस होगा, वो रिलीफ होगा। और नेट टैक्स कैसे निकालेंगे? आपको सब देना कितना है, जो आपने स्टेप 1 मतलब इंक्लूडिंग सेस करते हुए, इंक्लूडिंग एरियर करते हुए जो निकाला, माइनस कर देना जो आपका रिलीफ बना अंडर सेक्शन 89 में। बोलिए बेटा हाँ या ना? डन है क्या बेटा? बोलिए अग्री? डन 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 डन। सर अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में वो बोल दे कि वो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में जा रहा है, मतलब अंडर सेक्शन 115 BAC में जा रहा है, तो ध्यान रखना बेटा सारे अलाउंसेज आपके टैक्सेबल होंगे। कोई अलाउंसेज में जो भी डिडक्शन अभी अपन पढ़ के आए ना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन 4 अलाउंसेज ऐसे होंगे जिनके रिगार्डिंग आप डिडक्शन ले सकते हो। DTDC, D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, D फॉर दिव्यांग, दिव्यांग मतलब वो जो था ना लूला लंगड़ा बहरा काना मैक्सिमम 3200 रुपये पर मंथ वाला वो, और C फॉर कन्वेंस अलाउंस। बस यही मिलेगा डिडक्शन इनकी, बाकी और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 75,000। प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लीव ट्रेवल कंसेशन की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। मैंने ये बोला सैलरी अगर ड्यू होती है ना लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो अप्रैल 24 से मार्च 25 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी, 24-25 के अंदर पूरी की पूरी। लेकिन अगर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है तो मार्च 24 से लेकर फरवरी 25 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी, 24-25 में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। बोलिए बेटा हाँ या ना? कुछ 2 पॉइंट और हैं बेटा। अगर आप मान लीजिए रिटायर्ड होते हो, मान लीजिए अगर आपको लिखा हुआ है रिटायर्ड होते हो ऑन, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं अगर 17 अगस्त को रिटायर्ड हो रहा हूँ बेटा, तो 17 अगस्त को भी इंक्लूड किया जाएगा बेटा मेरी बेसिक सैलरी निकालते समय। बोलिए हाँ या ना? और 18 अगस्त से मेरी पेंशन चालू होगी, ये बात ध्यान रखना। पेंशन कब से चालू होगी? 18 अगस्त से चालू होगी। तो ऑन के केस में बेसिक सैलरी में वो वाला दिन भी इंक्लूड होगा, लेकिन पेंशन अगले दिन से चालू होगी। मैं कहता हूँ मैं रिटायर्ड हुआ फ्रॉम 17 सितंबर से, अगर 17 सितंबर से रिटायर्ड फ्रॉम वर्ड आ गया, इसका मतलब कि बेसिक सैलरी में ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन पेंशन सेम डे से चालू होगी, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। डन है क्या? अग्री? ये चीज़ मैंने आपको लिख कर दे रखी ताकि आपसे गलती नहीं हो। अगर क्लब की फैसिलिटी सभी को दी है तो एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड को दी है तो टैक्सेबल है। क्लब की फैसिलिटी सभी को दी, एग्जेम्प्ट है, इसको दी है, सिर्फ उसको ही दी है, तो टैक्सेबल होगा। सर रेलेवेंट कुछ TDS के सेक्शन में, जैसा कि आपको आपने अगर मेरे पिछले 3 हेड्स की वीडियो देखी है, तो मैंने जो भी TDS के सेक्शन, जो भी डिडक्शन रेलेवेंट है, वो मैं हैंड टू हैंड कवर कराता चलता हूँ, क्योंकि बच्चा हेड्स पर ही दिमाग लगाता है, तब तक तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो बाकी के चैप्टर नहीं पढ़ता। तो मैंने सोचा कि हेड्स के साथ ही दे दिया जाए, ताकि सलाह वो तो पढ़ के जाएगा। तो सेक्शन 192 TDS ऑन सैलरी, वही नॉर्मल टैक्स रेट से कटेगा, जो टैक्स रेट आपको नॉर्मली जो टैक्स निकालना है, और टैक्स निकालने के बाद आपको TDS उसका डायरेक्ट करना है। सर टैक्स निकालेंगे किस अमाउंट पर? सर 2 तरीके होते हैं बेटा, टेबल 1 टेबल 2। जो टेबल 1 होता है उसमें आप क्या करो, अदर इनकम को कंसिडर मत करो, ओनली सैलरी की इनकम लो, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंसिडर करो।
और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी सब सिर्फ कब कंसिडर होगा, जब आप ओल्ड में जाओगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो आप भीख मांग ही नहीं सकते, आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी अदर्स हेड से। और टेबल नंबर 2 कहता है कि आप अदर इनकम को भी कंसिडर कर लो और फिर आप टैक्स निकालो और माइनस कर दो अदर इनकम के जो TDS को जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, बचे हुए अमाउंट सैलरी का आ जाएगा, उसको फिर डिवाइड बाय 12 करके हर महीने की सैलरी में से माइनस करते चलो। बोलिए हाँ या ना। लेकिन कभी कभार सर क्वेश्चन है ना, नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट के बारे में भी लिख के दे देता है बेटा। तो जब भी नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट के बारे में अगर क्वेश्चन लिख के देगा, फिर TDS के अगर आपसे वो कैलकुलेशन मांगेगा ना बेटा, तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर रखा है, आप चेक कीजिएगा इस नोट्स के अंदर। तो ऐसे केस में आपको टेबल 1 वही टेबल 2 और दोनों में आपको यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक जो सैलरी का, जो एक्चुअल में जो सैलरी का जो टैक्स आया है, जो एक्चुअल में सैलरी का टैक्स आया है, मतलब अदर इनकम को इंक्लूड अगर आपने करा है तो अदर इनकम के TDS को माइनस करने के बाद, और अदर इनकम को अगर आपने इंक्लूड ही नहीं करा तो जो नेट जो सैलरी का टैक्स बना है ना, उस टैक्स में जो सैलरी का टैक्स है उसमें डिवाइड करो टोटल सैलरी की इनकम को, डिवाइड करो टोटल सैलरी की इनकम को, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज टैक्स रेट आ जाएगी। और उस एवरेज टैक्स रेट से आप मल्टीप्लाई करो आपके नॉन परक्यूजेट को, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आप इसमें से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा सैलरी के टैक्स में से, बचा हुआ अमाउंट आपका TDS का आ जाएगा। एक एग्जाम्पल भी है, इसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अभी। 192A साथ के साथ पढ़ लीजिए। अगर आपने मान लीजिए RPF का पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका 10% TDS कटेगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट है RPF का अमाउंट तो TDS नहीं कटेगा। RPF का अमाउंट कब एग्जेम्प्ट होता है बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया था, याद कीजिए कब, अभी कि अगर 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लिया तो टैक्सेबल होगा, 5 साल के बाद विड्रॉ करा तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन 5 साल के अंदर विड्रॉ करा ड्यू टू इल डेथ इंजरी शट डाउन बिजनेस तो वो एग्जेम्प्ट होता है। 194P मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी एज रेजिडेंट है प्लस 75 साल के, कम से कम 75 साल के हैं, रेजिडेंट है और उनकी सिर्फ 2 ही इनकम है, ओनली 2 ही इनकम होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों ही इनकम होनी चाहिए और इसके अलावा कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। ओनली पेंशन की इनकम और एंड बैंक इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, वो भी सेम बैंक पे होनी चाहिए, तो TDS कटेगा और उस बंदे को कोई फिर रिक्वायरमेंट नहीं है रिटर्न फाइल करने की अंडर 94P में। सर उसके कुछ एग्जांपल मान लो, एक पर्सन है जो 75 साल का है, रेजिडेंट है, 75 साल का होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, बैंक ए में पेंशन है, बैंक ए में इंटरेस्ट इनकम है, बैंक ए में लॉटरी की भी इनकम है। 194P में TDS नहीं कटेगा, नॉर्मली TDS कटेगा लॉटरी की इनकम पर, और पेंशन की इनकम में 192 में कटेगा, इंटरेस्ट की इनकम में 194A में या फिर 193 में, जो मैंने आपको कल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया था उस पर आपको, और लॉटरी की इनकम में 194BA याद कीजिए मैंने आपको बताया था, उसमें TDS कटेगा और बंदे को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जिसने वीडियो देखी है, जिसने रिवाइज़ किया है प्रॉपर्ली, या अगर रिवाइज याद नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और देख के आइए, मैंने आपको TDS के सेक्शन हैंड टू हैंड बताए थे। बैंक ए में पेंशन इनकम है, बैंक बी में इंटरेस्ट की इनकम है, तो कोई 194P नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग बैंक में है। बैंक ए में पेंशन इनकम है, बैंक ए में इंटरेस्ट की इनकम है, तो 194P लगेगा। मान लो मैं कहता हूँ ओनली पेंशन इनकम है तो भी 194P नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पेंशन और बैंक इंटरेस्ट दोनों होनी चाहिए और सेम बैंक में होना चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा बेटा, आपसे इजीली बनेंगे। देखो वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट वाला मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सैलरी कितनी है, 4.5 लाख रुपये पर मंथ है, तो 4.5 लाख के हिसाब से हो गया 54 लाख, और वो ऑप्ट करता है फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलेगी, 53,25,000 उसकी सैलरी आ गई। 53,25,000 की सैलरी में अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालते हो तो आपका टैक्स आ जाता है 14,72,900 रुपये। बेसिक चैप्टर में अपन उसको कवर करेंगे रिवीजन करते समय, डन है क्या। तो इसमें कोई अदर इनकम इंक्लूड नहीं है, कोई अदर इनकम का टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो ये 14,72,900 में अपन डिवाइड करेंगे किसका, 53,25,000 का, तो हमारे पास एक एवरेज टैक्स आ जाएगी 27.66। उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे परक्यूजेट की, नॉन परक्यूजेट के अमाउंट जो 50,000 रुपये पर मंथ, मतलब 6 लाख रुपये से, तो हमारे पास इस पर टैक्स बन जाता है 1,65,960 का, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर पे कर चुका है। तो आप क्या करेंगे, 1,65,960 को अपन इस टैक्स में से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ आपके पास आ जाएगा, और उसमें डिवाइड कर देंगे 12 मंथ का, तो आपके पास हर महीने का TDS आ जाएगा। टैक्स निकालते समय सेस को ऐड करिएगा, ये बात ध्यान रखना। डन है क्या बेटा, अग्री, डन। तो इसी के साथ बेटा अपना सैलरी का भी रिवीजन डन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप आराम से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, डाउट आ रहा है मुझसे पूछिए, लेकिन पढ़ते रहिए। टाटा।